नमस्कार, माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जब बात करेंगे वो एक एसएमई कंपनी का आईपीओ खुला हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ पर हमें कितना बेनिफिट देखने को मिल सकता है आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पर, और उसके बाद में कंपनी किस तरीके से चल सकती है। सो कंपनी का जैसे कि आगे बढ़ते हैं उससे पहले पहले तो आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये कंपनी का नाम है वाइज ट्रेवल इंडिया, और इसके अंदर में जो कंपनी ने जो प्राइस रखा है वो रखा है 147 रुपीज़ का, और ये आईपीओ खुलने वाला 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में। अब ये कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो 194 करोड़ रुपीज़ यहाँ से उठाना चाह रहे हैं, और सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। कंपनी के मालिक लोग यहाँ पे एक भी पैसे का शेयर नहीं बेच रहे हैं। अब यहाँ पर कंपनी की अगर हम वैल्यू का लगाते हैं कि कंपनी ने अपनी कितनी वैल्यू लगा रही है इस आईपीओ के थ्रू, तो सिंपल काम है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने वाले हैं, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे ये देखिए ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, जो कंपनी ने प्राइस रखा है जो कि कितना है 147, तो यहाँ से अपने को कंपनी की वैल्यू लग गई कि 350 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है इस आईपीओ के थ्रू, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू है, 350 करोड़। ठीक है, एसएमई कंपनी है। अब यहाँ पर अगर कंपनी बात करें तो 350 करोड़ की तो वैल्यू लगाई जा रही है, उस 94 करोड़ रुपीज़ उठाए जा रहे हैं। अब इसी के साथ में बढ़ते हैं कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली जो मेन काम है कंपनी का वो एक तो ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएनसी कंपनियां होती हैं या फिर छोटी मोटी कंपनियां भी होती हैं जो शहरों के अंदर में, वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ को ऑफिस से लेकर के घर तक जो पहुँचाने का काम होता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, तो वो जो टैक्सी सर्विस होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। आज अच्छी अच्छी कंपनियों को जो कंपनियां हैं उनके एम्प्लॉयज़ को ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और शहरों के अंदर में प्रोवाइड कर रही है। और लग्जरी कार से लेकर के कोचेज, एसयूवी, सेडान, सब टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है कार रेंटल के हिसाब से। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, और दूसरे जो लोग होते हैं, जैसे किसी को अगर इस सर्विस में जाना है, इस टाइप की सर्विस में, तो उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। राइट। सो अब बेसिकली अगर अब और आगे बढ़ते हैं तो कंपनी के पहले ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो 21 के अंदर में 44 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया था, मतलब इतने का कंपनी ने किराया कमाया था, जिसके बदले कंपनी ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी, नेट इनकम, सब कुछ पे करने के बाद में, जो ड्राइवर लोगों की जो सैलरी वगैरह होती है सब कुछ पे करने के बाद, मेंटेनेंस वगैरह, तो 1 करोड़ 72 लाख रुपए कंपनी ने कमाए थे। उसके बाद 2022 के अंदर में 89 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कहा, जिसमें से 3 करोड़ 77 लाख रुपीज़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, सब कुछ पे करने के बाद। नो, दैट्स गुड। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि रेवेन्यू जो है वो डबल हो गया, डबल के साथ में ये जो है ये भी डबल से ज़्यादा हो गया, दैट्स गुड। इसी के साथ में अगर हम बढ़ते हैं कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो 2.5 गुना, मतलब 3 गुना के आसपास में हो गए, और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी 3 गुना के आसपास में हो गए। सो कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, मतलब रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो रेवेन्यूज़ हैं अगले 6 महीने का डेटा है, क्योंकि ये सितंबर 2023 तक का ही डेटा है, तो यहाँ पर 190 करोड़ का तो 6 महीने में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें 11 करोड़ रुपीज़ नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिए। नाउ दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड कि रेवेन्यू जबकि इतने नहीं है बट नेट प्रॉफिट जो है पूरे साल के बराबर इन्होंने जनरेट कर लिए। नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। इसी के साथ में कंपनी अच्छे खासे लोन्स उठाने के बाद में कंपनी ने रेवेन्यूज अच्छे खासे किए हैं। सो कंपनी लोन्स क्यों उठाएगी, अगर ये अगर सवारी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में काम करती है तो ऑफकोर्स ये बात है, या तो ऑफिस लेगी या दूसरा फिर गाड़ियाँ लेगी, दो ही काम करेगी। सो अच्छा खासा यहाँ पे ले रखा है, काम चल रहा है कंपनी का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के कि कंपनी के आईपीओ को लेके कौन आया है। सो कंपनी के आईपीओ को लेके आया है कोई मतलब बड़ा नाम नहीं है, छोटा नाम है, शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो ये कंपनी लेके आई है। अगर बड़ा नाम होता है पीछे तो फिर एक अलग ही थोड़ा सा दम लगता है, मतलब वजन पड़ता है बात में। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का जो आज के दिन अगर जीएमपी चल रहा है, तो जीएमपी किस साइड में चल रहा है, अगर पॉजिटिव चल रहा है तो कितना, और नेगेटिव चल रहा है तो कितना। अगर पॉजिटिव की देखते 71% के आसपास में पॉजिटिव चल रहा है, उससे पहले जो है 91 पॉजिटिव की साइड चल रही है। ये गिरावट आई है क्योंकि मार्केट में एसएमई कंपनीज और जितनी भी एसएमई और मिड कैप कंपनीज हैं उनमें अच्छी खासी गिरावट फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी, जिसका असर आईपीओ के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, कंपनी ग्रोथ अच्छी लग रही है, कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। अब कंपनी के थोड़े से पी और पीबी रेशियो को भी देख लेते हैं कि वो कहाँ पर चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं पी रेशियो, इसका अगर हम लोग एक्सपेक्टेड बेसिस के ऊपर में देखते हैं, अगर हम पिछले साल का देखेंगे तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी कंपनी के साथ में। एक्सपेक्टेड बेसिस के ऊपर में देखेंगे, 11 करोड़ का उन्होंने 6 महीने के अंदर में कर लिया, तो अगले 6 महीने के अंदर में हम मान के चलते हैं 10 करोड़ तो कर ही लेगी, तो 21 करोड़ का हम रेवेन्यू जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनको मान के चलते हैं। सो उसके बेसिस पे हम पी रेशियो निकालते हैं।
सो पी रेशियो 21 करोड़ का 350 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है। सो यहाँ पे ये हो गया। सो कंपनी का पी जो निकल के आ रहा है वो 17 का निकल के आ रहा है। अगर पी उसी पी को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनियां जो कि इसी सेक्टर की हैं, जैसे एक तो है श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड, ये भी सेम इसी सेक्टर में काम कर रही है। और इसका भी अगर हम पी रेशियो देखें, और ये भी कंपनी भी नई आई है, मतलब अभी पुरानी कंपनी नहीं है, रिसेंट लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर में, अभी थोड़े दिन पहले ही इसका IPO आया था। सो इसका भी अगर हम लोग देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, तो सितंबर में इसने कितना प्रॉफिट कमाया, 2 करोड़ का, और 2 करोड़ से 4 करोड़। सो इसका जो पी रेशियो हो जाएगा 4 करोड़ से हिसाब से 133 डिवाइडेड बाई 4 करोड़। सो ये 33 का, 33 का पे है, और अपना जो IPO लेके आ रही है उस कंपनी का 16 का पे है। मतलब अच्छा कमा रही है जो IPO लेके आ रही है वो कंपनी, राइट। मतलब मार्केट ने अच्छी खासी वैल्यू दी है पुराने जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है उस कंपनी को ही, तो इसको भी देने की उम्मीद है। नेक्स्ट अगर देखें तो PB रेशियो के हिसाब से काम करें, कितनी ज़्यादा ऊपर वैल्यू लगाई जा रही है नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पर जो कंपनी की नेटवर्थ है वो 51 करोड़ रुपीज़ है। 350 तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि 7 के PB रेशियो के ऊपर में आ रहा है कंपनी। अब यहाँ पे देखिए कि 51 करोड़ रुपीज़ का तो नेटवर्थ ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ पर कंपनी 94 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है। 4 करोड़ का अगर हम खर्चा वर्चा मान लेते हैं IPO लेके आने का, तो 90 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास में जाएंगे। सो 90 करोड़ से 140 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। 140 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, सो 2.5 का PB रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है। सो इसी को अगर कंपेयर करके देखते हैं PB रेशियो के साथ में जो कि रिसेंट में कंपनी आई थी, सो इसका PB रेशियो निकल के आता है 1 सेकेंड, रिजर्व्स 9 करोड़, 10 करोड़, सो ये हो गया 20 करोड़। सो 20 के हिसाब से इसका निकल के आ रहा है 6.5 के आसपास में निकल के आ रहा है। सो 6.5 का PB रेशियो है श्री OSFM का, और अपने वाले का उसका 2.5 के आसपास में। नाउ दैट्स अगेन गुड। सो PE रेशियो और PB रेशियो तो मतलब कमाई के हिसाब से और जितनी ज़्यादा वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से भी अच्छी चल रही है, अब तक सही चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर में और कहीं दिक्कत है, तो कंपनी में एक जगह मुझे दिक्कत आ रही है, वो है ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर में, कि कंपनी का जो है इनकम नहीं, मतलब कैश नहीं आ रहा है। कंपनी सर्विस तो दे रही है, रेवेन्यूज़ भी जनरेट कर रही है, मतलब बैलेंस शीट में भी दिखा दे रही है, प्रॉफिट्स में भी दिखा दे रही है, बट फिर भी पैसा जो है एज ए कैश नहीं आ रहा है। देखो कैश फ्लो के अंदर में जब पैसा कंपनी के अंदर में आता है तो दिखाई देता है, और जब हमें प्रॉफिट्स वाला जो स्टेटमेंट होता है, कंपनियां जब दिख रही हैं कि हमें इतना का प्रॉफिट हो गया, तो वो जब रिसिप्ट कट जाती है तभी दिखा देते हैं। पैसा बाद में आने की उम्मीद रहती है कि आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हमें नज़र आ जाती है कई बार। तो यहाँ पर हमें एक दिक्कत नज़र आई कि कंपनी के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वहाँ पर कंपनी का जो पैसा है वो आ नहीं रहा है। किस तरीके से, अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को यहाँ पे चेक करते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 2022 से 23 का अगर देखते हैं तो 22 के अंदर में 28 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स था, मतलब इतने का पैसा नहीं आया। और 2023 में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के पास में ये डबल हो गया लगभग। सो 28 करोड़ से कंपनी का 29 करोड़ से कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स, 31 करोड़ से 31 करोड़ से कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, जबकि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो उस साल में सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़ हुए। तो कंपनी के पास में 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि इतने की तो उधारी रह गई, मतलब इतने तो पैसे ही नहीं आए। तो कंपनी को अगर आगे फ्यूचर में अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उसको लोन लेना पड़ेगा। इसी चीज़ का अगर ध्यान रखते हैं तो जो पिछले 6 महीने का डेटा देखते हैं तो 6 महीने के अंदर में भी कंपनी को 18 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स और बढ़ गए। मतलब सेल तो सर्विस तो सेल हो गई, बट पैसा नहीं आया। अगर कंपनी ने प्रॉफिट भी दिखा दिया, पैसा आया नहीं, तो यहाँ पे अगेन बढ़ गया। तो नेट रिसीवेबल्स हैं, कैश रिसीवेबल्स है, जिसकी वजह से कंपनी को आगे फ्यूचर में और दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कंपनी के कई बार बंद भी हो जाती हैं कंपनियां, क्योंकि वो कैश जो पहले जो सर्विस दी है उसका पैसा आया ही नहीं है। तो आगे किस तरीके से बिजनेस को चलाएं, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए तो सैलरी तो इन हैंड देनी पड़ेगी, कैश में देनी पड़ेगी, राइट। वो तो उधारी पे चलेगा नहीं काम, राइट। अब EMI जो कंपनियों की देनी वो भी देनी पड़ेगी, वो भी कैश में ही देनी पड़ेगी, और कैश कंपनी के पास आ नहीं रहा, तो लोन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की उम्मीद रहती है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। बट कंपनी के कस्टमर्स अच्छे खासे हैं, बट अगर इतने अच्छे कस्टमर्स हैं फिर भी अगर ये ट्रेड रिसीवेबल्स इस तरीके से बढ़ रहा है तो ये फिर भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एक मेन जो प्रॉब्लम है मुझे इसका IPO के अंदर में नज़र आती है, जिसके बेसिस पे मैं ये कहना पसंद करूँगा कि जैसे कि IPO के अंदर में मुझे लिस्टिंग गेन्स अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब तक अगर ये अगला जो स्टेटमेंट आता है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 24 का जो स्टेटमेंट आएगा मार्च तक, अगर तब तक ये प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व होती हुई दिखती है तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू इस कंपनी का अच्छा दिख रहा है। क्योंकि कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करके देख लिया, वो फेल हो रहा है, हर जगह हर तरीके से फेल हो रहा है। सिर्फ IT इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बाकी मैक्सिमम कंपनियां जो वर्कर्स को ऑफिस में ही बुला रही हैं, वहीं पर काम करने को बोल रही हैं।
सो इस सेक्टर का जो है रहने की उम्मीदें हैं फ्यूचर के अंदर में भी। और नेक्स्ट अगर ये इश्यू अगर आपको सॉल्व होता दिखता है तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं, बाकी IPO की लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैं करूँगा लिस्टिंग गेंस के लिए, बट फ्यूचर के लिए आई वुड थिंक अबाउट द रिजल्ट फर्स्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली सी यू सून।